हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट विद एंथोनिम्स। कल हमने सिलोजिज्म का डिस्कशन किया था, आज एंथोनिम से शुरुआत करेंगे। सिलोजिज्म का ये आगे का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा सा थियरी बाकी है और उसके बाद हम एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं एंथोनिम से। एंथोनिम्स थोड़ा स्पेल करने के लिए आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है। एंथ मीन्स ENTH में एंथ और उसके बाद मीन्स वाई साइलेंट है। एंथ मीन्स जो है यानी क्या है, ये टाइप का वो सिलोजिज्म है जहां पे एक प्रीमाइस एब्सेंट रहता है, यानी अज्यूम रहता है कि स्पीकर को ये प्रीमाइस पता है, ठीक है। जैसे कि हम सिलोजिज्म में डिस्कस कर चुके हैं मित्रों कि सिलोजिज्म में तीन स्टेटमेंट्स होता है, पहला मेजर प्रीमाइस, दूसरा माइनर प्रीमाइस और तीसरा मित्रों ये एक प्रीमाइस एब्सेंट क्यों है, ये एक प्रीमाइस प्रेजेंट क्यों नहीं है, कारण क्या है इसके पीछे, कारण मैं बता दूं मित्रों। ये अज्यूम करता है, जो स्पीकर होता है, ये अज्यूम करता है कि ये चीज आपको पता है, ठीक है। जैसे बहुत बार टीचर्स पढ़ाते वक्त ना, बहुत सारी टीचर्स की स्टाइल होती है, वो अज्यूम करते हैं कि बहुत सारी चीजें बच्चों को पता है, और ये बहुत सारी चीजें बताते नहीं है, ये अज्यूम करते हैं कि ये बच्चों को पता है। और कुछ जो सारे बच्चे होते हैं पढ़ के आए होते हैं, वो फटाफट आंसर दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ के नहीं आते, अपने टाइप के कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हमारे जैसे, आपके मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो बोलते नहीं, जो टीचर बताएगा वही सुनूंगा, मैं घर से कोई प्रिपरेशन करके नहीं आऊंगा, ठीक है। घर पे बुक का और मेरा वास्ता संबंध नहीं है, ठीक है। टीचर ने पढ़ाया तो मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाया तो दुनिया गई तेल लगाने। तो अब अगर समझो मैंने पढ़ाते वक्त एक लाइन स्किप कर दी और मैंने अज्यूम किया कि आपको पता है, तो आपकी नहीं है तो पार नहीं होगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो मित्रों ये एंथोनिम्स जो है ना, ये एक्चुअली ये टाइप ऑफ सिलोजिज्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको रेटोरिकल सिलोजिज्म कहा जाता है। रेटोरिकल सिलोजिज्म यानी ऐसे ही सिलोजिज्म से डिराइव किया गया एक पार्ट है, इसे कहा जाता है, जिसमें एक प्रीमाइस छोड़ देते हैं, प्रीमाइस एब्सेंट है, ये अज्यूम किया जाता है। क्यों क्यों छोड़ देते हैं कि एब्सेंट है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो रीडर है ना, ये जो स्पीकर है ना, उसको ये अजम्पशन पता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसे है वैसे वैसे, बट यू डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप। तुमने अज्यूम किया था, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है। सो ये आई थॉट यू नो दिस फैक्ट, सो मैंने डायरेक्ट उनके बारे में बोलना शुरू किया, और बाद में लगता है पूछना, सर ये डोनाल्ड ट्रंप है कौन, हाँ पता ही नहीं इसके बारे में। ये प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है। ये कौन सा सिलोजिज्म मैं बता आपको, एंथोनिम, ठीक है। एंथोनिम इज अ टाइप ऑफ रेटोरिकल सिलोजिज्म, तो ठीक है, जहाँ पे एक प्रीमाइस एब्सेंट होता है, एक प्रीमाइस बताया नहीं जाता, ठीक है। एंड एंथोनिम इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म, बट is what known as rhetorical syllogism. These are often used in persuasive speeches and arguments. आर्गुमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, परसुएसिव स्पीचेस में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो अपने को लगता है कि बाबा अपन जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको पता है। जैसे अपन गुस्सा है, जैसे अपन घर आए, बाहर से घर आए, ठीक है, बैग फेंक दी और आपने बोला क्या नाटक है यार, ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है, पागल लोग हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे और आप गाली देने लगे। मम्मी शॉक है, बाबा क्या हो क्या गया, ये किसको बोल रहा है, किसको गाली दे रहा है, कुछ समझ नहीं आया मम्मी को। क्यों आपने अज्यूम किया था कि आपको मम्मी को पता है, आप बाहर से आने के बाद आप किसने परेशान किया, ठीक है। उसको उसके बारे में आप कह रहे हो, ऐसा आपने अज्यूम किया, लेकिन बाद में सब आपको शांत हो गया, मम्मी ने आपसे पूछ लिया बात किसके बारे में कर रहा था, किसके बारे में है, किसके बारे में बात कर रहा था, हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस एंथोनिम। यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि एक स्टेटमेंट जो है, एक प्रीमाइस जो है, वो प्रेज्यूम किया जाता है। This is often used in persuasive speeches and arguments. Generally, the speaker will omit a measure or minor premise, assuming it's already accepted by the audience. तो यहाँ पे स्पीकर है ना, ठीक है, उसको लगता है ऑडियंस को ये चीज पता है, तो वो उसको एक्सप्लोर कर देगा, एक मेजर प्रीमाइस नहीं तो माइनर प्रीमाइस एक्सप्लोर करेगा। ओके, चलो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं आगे, दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, he couldn't have stolen jewelry. I know him. तो पहले एग्जांपल में ऐसे कहा गया कि उसने ज्वेलरी चुराई नहीं होगी, मैं उसको जानता हूँ। अब और उसने ज्वेलरी नहीं चुराई, यानी फॉर एग्जांपल आपके घर में शॉप में चोरी हो गई है और आप मिस्टर एक्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है, यानी लोग कह रहे हैं एक्स ने चुराई, तो आपने कहा कि नहीं एक्स चुरा नहीं सकता, एक्स को मैं जानता हूँ। अब बाकी कोई भी एक्स को जानती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, तो मैंने ये प्रीम किया कि बाकी लोग भी जानते होंगे एक्स को, बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार इंसान है, कोई भी चीज अगर रहेगी होगी तो ला के देगा, तो उसकी चुराने की कोई चांस नहीं है। ये बात हमें पता है, लेकिन आप लोगों को कहाँ पता है, मिस्टर एक्स, आपको ये बात पता ही नहीं। तो ये प्रिज्यूम की गई है कि आप सब लोग एक्स को जानते हो कि यार एक्स अच्छा इंसान है, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकता, ऐसा ये प्रिजम्पशन है। He couldn't have stolen the jewelry. I know him. Major premises, he couldn't have stolen the jewelry. Minor premises, I know his character. Okay, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि आप लोग मिस्टर एक्स को जानते हैं, वो उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में you don't know. But I presume that everyone knows about it. Okay, example 2. Her new purse can't be ugly. It's a Louis Vuitton. Okay, अब इनकी नई पर्स है ना, वो खराब हो ही नहीं सकती, खराब इन द सेंस बिक्री के लिए बुरी हो ही नहीं सकती। इट्स लुई वुटन, यानी लुई वुटन वाले डिजाइनर जो है ना,
ठीक है, उन्होंने डिजाइन किया, तो उनकी डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको लुई वुइटन कौन है ये पता ही नहीं है। इज अ फेमस डिजाइनर, पर्स डिजाइनर, बहुत अच्छे डिजाइन करता है, ठीक है। सो ये विख्यात डिजाइनर है, ठीक है। अब इनके बारे में आपको पता ही नहीं, तो बट आई हैव प्रिज्यूम्ड दैट यू नो, ठीक है। सो मेजर प्रीमाइसेस, हर न्यू एक्सेसरी कांट बी अगली, माइनर प्रीमाइसेस मेड बाय फेमस डिजाइनर लुइस वुइटन। ओके, ठीक है मित्रों, तो ये टाइप में एक प्रीमाइस जो है ना प्रिज्यूम किया जाता है, ठीक है। चलो, ये ऐसे माना जाता है इथियन में, एंथियन में ये माना जाता है कि आपको जो है चीजें पता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि एवरीवन इज अवेयर अबाउट ऑल द फैक्ट्स, है ना। इन एन एथमेम एंथमेम in an anthem, one premise remains implied. In the examples above, being familiar with someone or something implies an understanding of them. Okay, so ये anthem खत्म हो गया। anthem खत्म होने के बाद सिलोजिस्टिक फॉलिसी, सिलोजिस्टिक फॉलिसी का मतलब क्या है? सिलोजिज्म में बहुत बार फॉल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो सिलोजिज्म में जब फॉल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है तो हो सकता है आपका कंक्लूजन भी फॉल्स आए। ओके, जैसे कि some syllogisms contain false presumption, false assumption होते हैं। When you start assuming one of the major or minor premises to be true, even though they are not based in fact, as with disjunctive syllogisms and antonyms, you run the risk of making a false presumption. तो यहाँ पे कंक्लूजन भी फॉल्स आएंगे, ठीक है। यानी अगर आपके दो फॉल्स स्टेटमेंट होंगे, मेजर प्रीमाइस भी फॉल्स है, माइनर प्रीमाइस भी फॉल्स है, तो आपका कंक्लूजन भी मित्रों क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर, ये पहला स्टेटमेंट। सॉरी, सचिन तेंदुलकर इज ए फुटबॉलर। एवरी फुटबॉलर हैज प्लेड एन इंटरनेशनल फुटबॉल गेम। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स। अब मित्रों आपका पहला प्रीमाइस ही फॉल्स है, सचिन तेंदुलकर फुटबॉलर है ही नहीं, इज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर। और उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल की गेम खेली, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका मेजर प्रीमाइस भी फॉल्स है, माइनर प्रीमाइस भी फॉल्स है, तो आपका कंक्लूजन भी क्या आएगा मित्रों? फॉल्स ही आएगा, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी है। Some syllogisms contains false presumption when you start assuming one of the major or minor premises to be true. लेकिन हम अज्यूम कर रहे, रीड करते वक्त अपने को पता नहीं होता है। सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट दी है वो रीड करते वक्त अपने को पता नहीं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तो आपका आंसर भी फॉल्स आएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो आंसर भी ट्रू आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर हैज टू बी फॉल्स। बोथ ट्रू आंसर इज ट्रू, ठीक है। सो ये याद रखना है, जैसे आप यानी मेजर प्रीमाइस ट्रू, माइनर प्रीमाइस ट्रू, तो आंसर इज आल्सो ट्रू। मेजर प्रीमाइस फॉल्स, माइनर प्रीमाइस फॉल्स, तो आंसर इज आल्सो फॉल्स। मेजर प्रीमाइस ट्रू, माइनर प्रीमाइस फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस when you start assuming one of the major or minor premises to be true, even though they are not based in fact, as with disjunctive syllogism and antonyms, you run the risk of making a false presumption. जैसे कि समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। सो ऑल क्रोज आर ब्लैक, पहला स्टेटमेंट है मेजर प्रीमाइस, सारे कौवे जो है ना ब्लैक है। दूसरा प्रीमाइस, द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, ठीक है। अब मेरे पास एक केज है, उस केज में जो बर्ड है वो ब्लैक है, तो क्या मैं ऐसे कंक्लूड करूं कि वो क्रो है? तो ये गड़बड़ होती है ना मित्रों। हाँ, देखो मेजर प्रीमाइस, ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारे कौवे काले होते हैं। द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, तो मेरे केज में जो पंछी है वो काला है। इसका मतलब मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? वो पंछी क्रो है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? वी कॉल दिस एज सिलोजिस्टिक फॉल्सी, ठीक है। सो ये आपका कंक्लूजन जो आएगा वो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू था, ऑल क्रोज आर ब्लैक, दैट इज ट्रू। द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, मेरे केज का बर्ड ब्लैक है, ठीक है। समझो ये भी ट्रू है, तो इसकी वजह से मेरा कौवा क्या हो गया? मेरा कौवा भी काला हो गया, ठीक है। सॉरी, मेरा बर्ड भी क्या हो गया? काला हो गया, कौवा हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखो दूसरा एक एग्जांपल, द सीनरी इन आयरलैंड इज ब्यूटीफुल। आयरलैंड में
सारी सब जगह सीनरी नहीं है। आयरलैंड की कुछ प्लेसेस बहुत अगली हैं, कुछ प्लेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या यूज किया, द सीनरी इन आयरलैंड इज ब्यूटीफुल। दूसरा स्टेटमेंट, आई एम इन आयरलैंड। ओके, तो मैं आयरलैंड में हूं, लेकिन मैं आयरलैंड की किस जगह पे हूं? ये सामने वाला सुन ही रहा, अरे आयरलैंड में तू, इसका मतलब तेरे दो ब्यूटीफुल सीनरी रहेगी। जैसे मुंबई में, अरे स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, चिकनी चिकनी बिल्डिंग है मुंबई में, और आपके दोस्त का फोन है, वो बोला यार मैं मुंबई में हूं, वो आपने बोला व्हाट, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है तेरे सामने रहेगी, एकदम क्लीन चकाचक सिटी। अब बंदा है धारावी में खड़ा मुंबई की, वो देख रहा है धारावी में कहा चिकनी चिकनी मंजिले वाली बिल्डिंग है, कहा है 40-40, 50-50, 100-100 मंजिले बिल्डिंग कहां दिखेगी अगर आप धारावी में खड़े हो तो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे भी वही है, मेजर प्रीमाइस, द सीनरी इन आयरलैंड इज ब्यूटीफुल, माइनर प्रीमाइस, आई एम इन आयरलैंड, कंक्लूजन क्या निकला, द सीनरी इज ब्यूटीफुल। Okay, of course, not every blackbird is a crow, and not all of Ireland is beautiful. When preparing a speech or writing a paper, we must always make sure we are not making any sweeping generalizations that will cause people to make false presumption. ठीक है, तो स्पीचेस वगैरह देते वक्त इस प्रकार से स्पीचेस दीजिएगा जिसकी वजह से जो लोग प्रिज्यूम करेंगे वो फॉल्स प्रिजम्पशन नहीं करनी चाहिए। तो सिलोजिज्म के कुछ रूल्स हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, सो क्या आप सब लोग तैयार हो रूल्स के डिस्कशन के लिए? सो दैट वी कैन बिगिन, लेट अस बिगिन। सो इन तरह रूल्स ऑफ सिलोजिज्म डिस्कस करता है शुरुआत रूल्स ऑफ सिलोजिज्म के साथ। सो रूल्स ऑफ सिलोजिज्म है, ये सारे के सारे रूल्स कैटेगरिकल सिलोजिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है। कारण क्या है इसके पीछे बता देता हूं, क्योंकि कैटेगरिकल सिलोजिज्म जो है वही सिलोजिज्म ऐसा है जिसमें तीन स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। पहला स्टेटमेंट जिसका मेजर प्रीमाइस कहते हैं, दूसरा माइनर प्रीमाइस, और तीसरा जो है कंक्लूजन होता है। तो बस कैटेगरिकल सिलोजिज्म के क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे, और कैटेगरिकल सिलोजिज्म के ही ये रूल्स है। ठीक है, पहले क्लियर कर दिया मैंने। देयर आर 6 main rules of syllogism. However, they mainly apply to categorical syllogism. So that is the only category that requires 3 components: the major premise, the minor premise, and the conclusion. Here are 6 rules that will ensure you making a strong and accurate argument. ठीक है, so रूल 1, ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा, महत्वपूर्ण रूल है। देयर मस्ट बी 3 टर्म्स, कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन। ठीक है, न से ज्यादा न से कम। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद देखने का है, ठीक है, हाँ कंक्लूजन दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन में, देखिए कंक्लूजन, ठीक है। सो व्हाई नॉट, ठीक है, मेजर प्रीमाइस दिया जाएगा, सॉरी मेजर प्रीमाइस दिया जाएगा, माइनर प्रीमाइस दिया जाएगा और कंक्लूजन दिए जाएंगे। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है ना, एक से ज्यादा कंक्लूजन दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि बताइए, ऑप्शंस में आपको पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कंक्लूजन 1 सही है, कंक्लूजन 2 सही है, ठीक है, दोनों भी कंक्लूजन सही है, दोनों भी कंक्लूजन गलत है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो पहले तो क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले चेक कर लेना मेजर प्रीमाइस प्रेजेंट है क्या, माइनर प्रीमाइस प्रेजेंट है क्या, कंक्लूजन प्रेजेंट है क्या, तो ही हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, रूल 2, द माइनर प्रीमाइस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन अदर प्रीमाइस। ठीक है, माइनर प्रीमाइस का जो है ना वो रेफरेंस होना चाहिए मेजर प्रीमाइस में से। ठीक है, रूल 3, एनी टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस। सिमिलरली, ठीक है, यानी इसका मतलब पहला तो तीन मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल जो है वो जो मेजर प्रीमाइस है, सॉरी माइनर प्रीमाइस है, इट विल बी रिलेटेड टू द मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और मेजर प्रीमाइस में कोई रिलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज, कंक्लूजन है, कंक्लूजन से भी रिलेटेड टू मेजर एंड माइनर प्रीमाइस, मेजर और माइनर प्रीमाइस से कंक्लूजन रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो कंक्लूजन मेजर और माइनर प्रीमाइस से रिलेटेड नहीं है तो समझना वो कंक्लूजन कर रहा है। रूल 3 हो गया। उसका रूल 4, डू नॉट यूज टू नेगेटिव प्रीमाइसेस, दो नेगेटिव प्रीमाइस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, दो नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा, दोनों पॉजिटिव चलेंगे, लेकिन दो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूल 5, इफ वन ऑफ द टू प्रीमाइसेस आर नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। दोनों में से एक प्रीमाइस नेगेटिव है यानी दूसरा पॉजिटिव है, तब कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। रूल 6, फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रीमाइस में कंक्लूजन का कैन बी ड्रॉन। इसका मतलब अगर पहला प्रीमाइस भी बड़ा वाला प्रीमाइस है, मेजर प्रीमाइस, और सेकंड प्रीमाइस माइनर होने के मतलब भी मेजर है, तो दो मेजर प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता। कंक्लूजन तब निकलता है जब एक मेजर प्रीमाइस है, उसका एक माइनर प्रीमाइस है, तो कंक्लूजन निकलेगा। समझ रहे हो? बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो एक मेजर प्रीमाइस होना चाहिए, एक माइनर प्रीमाइस होना चाहिए, तो कंक्लूजन निकल सकता है, नहीं तो कंक्लूजन निकलना मुमकिन नहीं है। ये चीज को आपको समझना जरूरी है। सो मित्रों, बस ये 6 रूल्स को आपको याद रखना है। ये 6 रूल्स को याद रख के अब हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, एकदम फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन से 6 रूल है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, एक मेजर प्रीमाइस, दूसरा माइनर प्रीमाइस और तीसरा जो है ना कंक्लूजन होना चाहिए। दूसरा
रूल 2 क्या कहता है? माइनर प्रीमाइस जो है मेजर प्रीमाइस से रिलेटेड होना चाहिए। रूल 3 क्या कहता है? कंक्लूजन जो है मेजर और माइनर प्रीमाइस से डिराइव होना चाहिए। रूल 4 क्या कहता है? निगेटिव प्रीमाइस का इस्तेमाल मत करो, ठीक है, दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूल 5 कहता है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो कंक्लूजन में निगेटिव आएगा। रूल 6 कहता है कि दो यूनिवर्सल प्रीमाइस रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, दो यूनिवर्सल प्रीमाइस का आंसर नहीं आता, कंक्लूजन नहीं आता। चलो अब ये सारी चीजें समझने के बाद अब करते हैं शुरुआत एमसीक्यूज के साथ। ये रूल अप्लाई करने की बारी आ चुकी है मित्रों। अब करते हैं ये रूल्स को अप्लाई और जानते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं सिलोजिज्म के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, मेजर प्रीमाइस, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, माइनर प्रीमाइस, ठीक है। तो समझो एक्टर्स है, ये एक्टर्स का सेट है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ये सिंगर्स का सेट है। तो इसका मतलब क्या है मित्रों? ये एक्टर्स हैं, इसमें से कुछ एक्टर्स हैं जो सिंगर्स हैं, ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सारे सिंगर्स जो है ना वो सिंगिंग भी करते हैं एज वेल एज दे ऑल्सो डांस, ठीक है। सो ऑल सिंगर्स आर डांसर्स एज वेल, तो सिंगर्स कम डांसर्स भी हैं। ये दूसरा आ गया स्टेटमेंट। नाउ सम एक्टर्स, अब कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले एक्टर्स का अंडा निकाल दिया, यानी वो क्या बोलते हैं वेन डायग्राम निकाल दिया। उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कहा था कि ये जो एक्टर्स है उसमें से कुछ एक्टर्स जो है ना वो सिंगर्स है, सम ऑफ द एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, ओके। एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, अब ये सिंगर जो है ना ये डांसर्स भी हैं। तो अब इससे कंक्लूजन निकाले गए हैं। क्या कंक्लूजन? सम एक्टर्स आर डांसर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जो सर्कल है ये सिंगर्स एज वेल एज डांसर्स का है। तो इसमें से ये जो पार्ट है इसमें एक्टर, सिंगर और डांसर कॉमन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक्टर जो है, कुछ एक्टर्स, नॉट ऑल एक्टर्स, कुछ एक्टर जो है वो डांसर्स हैं, सही बात है। एंड नो सिंगर इज एक्टर, और ऐसा एक भी सिंगर नहीं है जिसको एक्टिंग आता है। अब ऐसे दो कंक्लूजन है मित्रों, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है आपको बताना है, ठीक है। चार ऑप्शंस देखो इस प्रकार से दिए जाएंगे, ठीक है। ओनली वन कंक्लूजन, ओनली द फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली द सेकंड वन इज ट्रू, ठीक है। इधर ऑफ वन और टू और ट्रू एंड इधर ऑफ वन और टू और ट्रू, ठीक है। सो ऐसे आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। गलती से आंसर दिखा दिया मैंने आपको, लेकिन चिंता मत करो, आंसर अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही निकला है। नो सिंगर इज एक्टर, ये चेक करना था अपना, नो सिंगर इज एक्टर मित्रों। ऐसे है क्या? देखो यहाँ पे कुछ सिंगर ऐसे हैं जो एक्टिंग में भी, उनको एक्टिंग भी आता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला फॉल्स है, ये कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, ये छोड़ दो, ये गलत कंक्लूजन है, ये ऐसा कंक्लूजन बोल ही नहीं सकते। उल्टा ऐसे बोलना चाहिए कुछ सिंगर ऐसे हैं जिनको एक्टिंग भी आता है डांसिंग भी आता है, ठीक है। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनको एक्टिंग भी आता है डांसिंग भी आता है, ठीक है, गाना गाना भी आता है। दे आर सिंगर्स एज वेल एज एक्टर्स एज वेल एज डांसर्स, ठीक है। सो सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, फर्स्ट कंक्लूजन ऑलवेज फॉलोज। तो इसका सही जवाब है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मित्रों। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सही सॉल्व करना। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, पहला प्रीमाइस, सारे हारमोनियम्स जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। उसके बाद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट है। अब कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा, इससे आराम से कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। आराम से, एकदम आराम से सॉल्व करना। सो देखिए और बताइए क्या है सही और क्या है गलत, क्या है सही और क्या है गलत।
सो मित्रों आंसर आ गया आपका। क्या लगता है आपको? पहले इसमें कहा था कि ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो सारे हारमोनियम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट है। तो ऑल द हारमोनियम्स इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू फ्लूट। तो इफ h इज इक्वल टू I इज इक्वल टू f, देन h हैज टू बी इज इक्वल टू f, यानी ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। ये कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, यानी कंक्लूजन 2 ये होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। देखो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ये तो बोला ही है, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी अ कंक्लूजन, एक्चुअली इट इज अ प्रीमाइस, ठीक है। सो कंक्लूजन एक ही है, क्या हारमोनियम जो है ना, सारे हारमोनियम जो है ना वो फ्लूट है, ठीक है। यही कंक्लूजन सी है। सो सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, सो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, दैट इज ट्रू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, सम मैंगोज आर येलो, कुछ मैंगोज येलो है, सारे मैंगोज नहीं बोला मैंने, सम मैंगोज आर येलो। उसके बाद सम टिक्सो आर मैंगोज, सम टिक्सो आर मैंगोज। तो समझो फॉर एग्जांपल ये येलो का वेन डायग्राम है, सम मैंगोज ये मैंगो का वेन डायग्राम है, ठीक है। सो कुछ मैंगोज येलो है, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सम टिक्सोज आर मैंगोज, कुछ टिक्सोज ऐसे हैं जो मैंगोज हैं, ठीक है। सो कुछ टिक्सोज ऐसे हैं जो मैंगो है, तो कुछ टिक्सोज ऐसे हैं जो मैंगो है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं टिक्सो का वेन डायग्राम, ठीक है। सो कंक्लूजन, सम मैंगोज आर ग्रीन, अब मैंगो के दूसरे कलर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था, एंड टिक्सो इज येलो, ओके। क्या ये दो कंक्लूजन सही है? आपने आराम से सोचना है, तीनों वेन डायग्राम आपके सामने मैंने रखी है, और इसमें से कौन सा आंसर ये आपने बताना है, ओनली वन, ओनली टू, इधर वन और टू, और नीदर वन नॉर टू, कौन सा आंसर सही है बता। आप आपका समय लीजिएगा, तीनों वेन डायग्राम मैंने आपके सामने रखी है, तीनों का एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुका हूं आपको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप सॉल्व करके आंसर देना है। तो आज ही के दिन करना है हमें ये सॉल्व, और सॉल्व करके बताना भी है आपको आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। सुमित्र आगे आंसर देखो, क्या मैंने बताया था, पहला स्टेटमेंट उनका क्या था, सम मैंगोज आर येलो, कुछ मैंगोज ऐसे जो येलो है, तो ये येलो का वेन डायग्राम, ये मैंगो का वेन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था, सम टिक्सो आर मैंगोज, कुछ टिक्सो जो है मैंगोज है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि येलो वाले मैंगो ही टिक्सो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टिक्सो मैंगो वो भी हो सकते हैं जिनका कलर येलो नहीं है। तो मित्रों सम मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया था, तो हम ऐसे थोड़ी इंटरप्रेट करेंगे कि मैंगो जो है ना, कुछ मैंगोज अगर वो पीले नहीं है तो बचे हुए हरे हैं, ठीक है। सो ये कहीं पे भी नहीं दिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, ठीक है। बचे हुए मैंगोज ग्रीन है ऐसा कहीं पे मेंशन किया ही नहीं, तो हम क्यों अज्यूम करें। उसका टिक्सो इज येलो, टिक्सो येलो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सारे टिक्सो मैंगोज नहीं है, और सारे मैंगोज टिक्सो नहीं है, तो इसका मतलब सारे मैंगोज येलो नहीं है, ठीक है। सारे मैंगोज अगर येलो होते तो कुछ टिक्सो येलो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया ही नहीं, कुछ ही मैंगो येलो है, तो जो मैंगोज येलो नहीं है वो अगर टिक्सो में आता है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन जो निकाले गए हैं, सो नीदर ऑफ देम, नीदर वन नॉर टू शैल फॉलो, ठीक है। सो ऑप्शन डी ये आपका सही जवाब है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है, क्वेश्चन 4, सम एंड्स आर पैरट्स, ठीक है। सो ये पैरट का सेट है, पैरट का, एंड सम ऑफ द एंड्स, सारे एंड्स नहीं, सम ऑफ द एंड्स आर पैरट्स, ऑल पैरट्स
ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स। ओके, सो सारे के सारे पैरेट्स जो है, सारे के सारे पैरेट्स जो है दे आर ऑल्सो एप्पल्स। ठीक है, सॉरी, ये वेन डायग्राम को हम हटा देते हैं, नी वाली वेन डायग्राम निकाल देते हैं इसके बदले, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सम एंड्स आर पैरेट्स, ये एंट है, ये पैरेट है, एंड ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स, तो पैरेट के साइड में मैं एप्पल लिख देता हूँ। ठीक है, अब कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा, कौन सा आंसर सही है ये बताना है आपको। आपके सामने मैं ऑप्शन रख देता हूँ, 4 ऑप्शन रख दिया, आराम से देखिए और आंसर दीजिएगा। एकदम सही जवाब देना है, मिस्टेक नहीं करनी है कोई भी। You need to give an appropriate answer, मित्रों। सो मित्रों, क्या लगता है आपको, कौन सा कंक्लूजन सही है? ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स ऐसे लिखा है, सारे पैरेट एप्पल है, लेकिन ऐसे कहीं नहीं लिखा था ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स। ठीक है, सो ये कंक्लूजन तो गलत है। ठीक है, सारे पैरेट्स एप्पल है, लेकिन सारे एप्पल पैरेट्स ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। उसके बाद सम एंट्स आर एप्पल्स। ओके, बिल्कुल सही हो सकता है। देखो, ये जो एंट है, इसमें से कुछ एंट एप्पल है, सॉरी, कुछ एंट्स जो है ना वो पैरेट्स है। सम ऑफ द एंट्स आर पैरेट्स एंड ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्स है, इफ दिस एंट्स आर पैरेट्स, इट मींस दे आर आल्सो एप्पल्स। तो इसका मतलब इसमें कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। सो मित्रों, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, सम पेपर्स आर पेन्स। सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर जो है वो पेन है। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, सारी पेंसिल है, ये पेपर है, पेपर का सर्कल है। उसके बाद सम पेपर्स आर पेन्स, तो ये पेन का सर्कल है, कॉमन है इसमें कुछ। लेकिन क्या लिखा है, ऑल पेंसिल्स, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, सारी की सारी पेंसिल जो है वो पेन है। सो यहां पे मैं निकाल देता हूं पेंसिल का। ठीक है, तो पेंसिल, सारी पेंसिल पेन है। ठीक है, उसके बाद कुछ पेन पेपर है। अब कंक्लूजन ड्रॉ करना, सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, या सम पेन्स आर पेपर्स। दो कंक्लूजन है, कौन सा सही है आपको बताना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला वाला सर्कल पेपर का है, दूसरा वाला सर्कल पेन का है, और अंदर का जो है ये छोटा वाला ये पेंसिल्स का है। ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा मित्रों। इसके बाद केवल 2 क्वेश्चन बाकी है, वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और ट्रुथ एंड लायर्स करके एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी है, छोटा सा है, बस ये भी बताना है इसका, बाकी कुछ नहीं है उसमें, क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है। तो ट्रुथ एंड लायर के बारे में डिस्कशन आज करेंगे, और इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, यानी वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक है ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मित्रों इज टोटली सिंपलर एज कंपेयर टू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 सबसे बड़ा था लॉजिकल रीजनिंग, चैप्टर 2 नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकिन सिंपल था। अब वर्बल रीजनिंग जो है ना मजेदार, सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक जो आखिरी टॉपिक है वो एकदम ब्यूटीफुल है। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आज अपना वर्बल रीजनिंग हो जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम मजा करेंगे, मस्त मजे करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आंसर मुझे क्या सही बताइए, कोशिश कीजिएगा आंसर नहीं। ठीक है, क्या आंसर है, देखो क्या है पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, इज इट पॉसिबल? नो, यस इट इज पॉसिबल, सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन जो है वो पेंसिल की है। सही है, क्योंकि ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, इसका मतलब सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये कंक्लूजन टू है। सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, सो इधर 1 और 2 फॉलोस, सही है, नीदर नॉर, या लास्ट ऑप्शन इसमें, ठीक है, आखिरी ऑप्शन भी है वो करेक्ट है, बोथ
आर ट्रू, बोथ शैल फॉलो। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया नहीं था लेकिन आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सम आंसर पेंसिल्स ये भी ट्रू है एंड सम आंसर पेपर्स ये भी ट्रू है। तो फाइनल कंक्लूजन, तो मुझे क्या करना है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्या करो, वेन डायग्राम निकालो, वेन डायग्राम निकालेना तो फटाक से आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द टिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, नो विंडो इज ए क्लास, यानी ये हमने विंडो का निकाला, ये हमने क्लास का निकाला, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। नो विंडो इज ए क्लास, सम ग्लासेस आर डोर्स, लेकिन ये डोर का निकाला और डोर और ग्लासेस में कुछ कॉमन लगा दिया मैंने। नो कंक्लूजन, नो विंडो इज ए डोर, इसका मतलब विंडो और डोर के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही। एंड सम डोर्स आर नॉट विंडोज, सम डोर्स आर नॉट, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, सम डोर्स आर नॉट विंडोज नहीं, नन ऑफ द डोर्स आर विंडोज। ठीक है, सो इसका मतलब 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, so इसका सही आंसर होना चाहिए नो विंडो इज ए डोर। ठीक है, सो ये गलत है, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया, ऑप्शन ए शैल फॉलो। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सम रूलर्स आर डांसर्स, ये डांसर्स है, ये रूलर्स है, तो सम रूलर्स आर डांसर्स ये, एंड ऑल डांसर्स आर शॉर्ट, डांसर्स आर शॉर्ट, बिल्कुल। तो ऑल डांसर्स आर शॉर्ट बना है, तो सम रूलर्स आर शॉर्ट ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डांसर भी आएंगे और सारे डांसर शॉर्ट होने की वजह से ये रूलर भी शॉर्ट हो जाएंगे, और रूलर्स आर शॉर्ट ये गलत है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब जो है 1 होना चाहिए, 1 शैल फॉलो। ठीक है, सो सही जवाब ओनली 1 शैल फॉलो, ये तो आ गया। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म खत्म होने के बाद मित्रों अब ट्रुथ एंड फॉल्स, इसका थियरी का डिस्कशन है वो कर लेते हैं तुरंत, बस 2-3 मिनट का डिस्कशन है, उसके बाद अपना सिलेबस टॉपिक नंबर 2। सो मित्रों ये आखिरी पार्ट है पहले टॉपिक का, ट्रुथ टेलर्स एंड लायर्स, यानी ये इसमें क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक जो सच बोलते हैं और एक जो सच नहीं बोलते। सो 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। तीसरा टाइप होता है कि जिनको पता ही नहीं कि वो ये सच है या गलत है, बोलते ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो सच बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सच है कौन झूठ है। ठीक है, सो इसमें तो बस थियरी का डिस्कशन है, क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं आते हैं, सो उन्होंने टू वरी अबाउट दैट। सो थियरी में क्या दिया है, दिस प्रॉब्लम्स विल इलस्ट्रेट सम ऑफ द लॉजिकल कांसेप्ट्स वी विल लुक एट एज वेल एज इलस्ट्रेटिंग सम प्रूफ टेक्निक्स दैट वी विल लुक एट इन मोर डिटेल लेटर। यानी थियरी का टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉरर मूवी या सस्पेंस वाली मूवी या कुछ सीरियल्स या सीरीज देखी होगी जिसमें जो है कोई खून हो जाता है और वो खून कौन है वो ढूंढना पड़ता है, तो बहुत लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसमें से कुछ लोग सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं वो पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह जी के सुसाइड के केस में कुछ लोग बोल रहे हैं वो सुसाइड नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खून है, किसने खून किया है। तो बयान लिए जा रहा है, अलग अलग लोगों के बयान के बेसिस पे अब बस ये सोचा जा रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा हु इज द ट्रूथ टेलर एंड हु इज द लायर। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सर्टेन ट्रूथ टेलर्स एंड देयर आर सर्टेन लायर्स। ठीक है, सो नाउ द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन व्हिच विल हेल्प अस टू एनालाइज हु इज द ट्रूथ टेलर एंड हु इज द लायर। ओके, सो इससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत बढ़ती है, प्रूफ ढूंढने की टेक्निक्स आपको समझ में आती है। ठीक है, सो ट्रूथ टेलर एंड लायर्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्या सच है और क्या झूठ है। तो यूनिट आइडेंटिफाई व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। तो यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, आई टेक इन स्मॉल एग्जांपल। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, ट्रूथ टेलर जो होता है, ट्रूथ टेलर जिनको हम टीटी कहेंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलते और लायर्स कभी सच नहीं बोलते। ठीक है, लायर्स कभी सच नहीं बोलते। चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। ए और बी ऐसे 2 लोग हैं, ए ने रेड कलर की शर्ट पहनी है और बी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। ए ने रेड कलर की शर्ट पहनी है और बी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। ठीक है, ए इज ए लायर, ऐसे क्वेश्चन में दिया है, ए इज ए लायर, बी इज ए ट्रूथ टेलर, ए इज ए लायर एंड बी इज ए ट्रूथ टेलर। तो ए कहता है द कलर ऑफ माई शर्ट, द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। बी भी कहता है द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। ठीक है, ए क्या कहता है द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू, बी भी क्या कहता है द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। और आपको ये दिया है कि ए इज ए लायर एंड बी इज ए ट्रूथ टेलर। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए आपको बताना है कि रेड कलर की शर्ट किसने पहनी है, रेड कलर की शर्ट किसने पहनी है ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो तो यहाँ पे आपको दिया है ए क्या है, लायर है, और बी क्या है, ट्रूथ टेलर है। इसका मतलब बी जो बोल रहा है वो सच ही बोलेगा। ठीक है, सो बी क्या बोल रहा है, उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। बी क्या बोल रहा है, उसने किस कलर की शर्ट पहनी है,
ब्लू कलर की। इसका मतलब ए जो बोल रहा है कि उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है वो तो गलत है, इसका मतलब ये झूठ ही बोलता है। तो इसका मतलब ए ने ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनी है, इसका मतलब ए ने किस कलर की शर्ट पहनी है, रेड कलर की। तो इसका मतलब रेड कलर की शर्ट पहनने वाले इंसान का नाम क्या होगा, ए। दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स। तो बहुत सिंपल है। ट्रूथ टेलर्स दे विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, लायर्स दे विल ऑलवेज स्पीक लाइज। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन डिराइव करना है, ठीक है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एडिशनल एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है। सो उससे और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इसका थियरी का पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रूथ टेलर्स एंड लाइज। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक मित्रों। इससे अपना लॉजिकल रीजनिंग का जो वर्बल सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग था, दूसरा टॉपिक वर्बल रीजनिंग था, तो वर्बल रीजनिंग यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। सो कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे और एडिशनल डिस्कसिंग करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।